एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच नए चैप्टर के साथ। और आज का चैप्टर बड़ा होगा तो मुझे कमेंट भी चाहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। अयान और जन्नत की सगाई के बाद राजवीर को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, मगर कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। अब आगे। आफ्टर द म्यूजिक एंड्स, रात धीरे धीरे समटने लगी थी। हॉल की लाइट्स अब पूरी तरह ब्राइट नहीं रही, बस हल्की सी पीली रोशनी बची थी, जिसे हर कोना तक कर सांस ले रहा हो। मेहमान एक एक करके विदा ले रहे थे। कोई जन्नत को गले लगा रहा था, तो कोई अयान को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा था, कोई रिया के साथ हल्की फुल्की बातों में उलझा था। हंसी, शोर और म्यूज़िक अब पीछे छूट चुका था। बाहर पार्किंग में गाड़ियों के स्टार्ट होने की आवाज़ें आ रही थी, दरवाजे बंद होने की आवाज़ें गूंज रही थी, और कुछ ही देर में वो जगह बिल्कुल सुनसान हो गई। पहले इमोशंस और टेंशन से भरी थी, लगभग खाली हो चुकी थी। जन्नत अपने परिवार के साथ निकल चुकी थी। रिया भी बिना कुछ कहे अयान को आखिरी बार एक नज़र देखकर चली गई, और तभी इस सन्नाटे में राजवीर ने अयान का रास्ता रोक लिया। हॉल में एक बाहर ठंडी हवा में सिर्फ दो लोग आमने सामने खड़े थे। राजवीर की आवाज़ अब कंट्रोल में नहीं थी। ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने अयान? उसने सीधे कहा, बिना बातों को घुमाए। तुम जन्नत से शादी कैसे कर सकते हो, जबकि तुम रिया से प्यार करते हो? और मुझे सब पता है, तुम दोनों के बीच क्या था और कितना था, सब कुछ। फिर ये सब क्या है? इंगेजमेंट, स्माइल्स, परफेक्ट कपल, ये ड्रामा क्यों? अयान का चेहरा बिल्कुल शांत था, वही प्रोफेशनल, वही कंपोज मास्क। उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और बहुत नॉर्मल टोन में कहा, तुम्हें मेरी ज़िंदगी के चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं राजवीर। मैं जन्नत से शादी करना चाहता हूँ, और ऑनेस्टली तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। राजवीर का सब वहीं टूट गया। उसने गुस्से से अयान का कोला पकड़ लिया, उंगलियां कस गई, आंखों में आग थी। तुम जन्नत से शादी नहीं करोगे, उसने दांत खींचते हुए कहा। जन्नत सिर्फ उसका सेंटेंस अधूरा रह गया। एक सेकंड, फिर राजवीर खुद ही चुप हो गया, जैसे किसी पुरानी याद ने उसकी जुबान पकड़ ली हो, और अगले ही पल उसने अयान का कॉलर छोड़ दिया, एक कदम पीछे हटा, सांस गहरी थी, और धीमे ठंडे लहजे में बोला, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते ना, तो कब का मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता। फिर बिना आँख मिलाए उसने जोड़ दिया, और हाँ, 2 दिन बाद हमारी हल्दी है, आ जाना। बस एक बात याद रखना, कोई ड्रामा नहीं। मैं अपनी शादी में किसी भी तरह का तमाशा नहीं चाहता। राजवीर मुड़ा और अंधेरे में आगे बढ़ गया। अयान वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल अकेला। हवा में अब म्यूज़िक नहीं था, सिर्फ अनकहे सवाल थे जो आने वाले दिनों का जवाब मांगने वाले थे। दूसरी तरफ घर पहुंचते ही रिया बिना किसी से ज़्यादा बात किए सीधे अपने कमरे में चली गई। बाहर का शोर, गाड़ियों की आवाज़ें, लोगों की हंसी, सब कुछ पीछे छूट चुका था। कमरे में कदम रखते ही उसने दरवाज़ा बंद किया, और फिर एक पल रुक कर जैसे खुद से छुपाने के लिए लॉक भी लगा दिया। लाइट जलाने की भी उसे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वो सीधा बेड के पास गई, बैग नीचे रखा, और वहीं खड़ी खड़ी उसकी सांसें टूटने लगी, और अगले ही पल वो बिस्तर पर बैठ गई, और उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे, बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी सवाल के। वो खुद में ही बदबदाई, आवाज़ कांप रही थी। मैं तो यही चाहती थी ना, कि वो मुझसे दूर हो जाए। फिर ये क्या है? फिर मुझे रोना क्यों आ रहा है? उसने हथेली में आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन आंसू
माने उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो जिससे चाहे शादी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, पर ये आंसू ये मेरे साथ क्यों नहीं दे रहे? बार बार बिना चाहे मेरी आंखों से क्यों निकल रही है? हर शब्द के साथ उसका गाल और भारी होता जा रहा था। सांसें अनियमित हो गई और वो सीने में वो अजीब सा दर्द फैलने लगा जिसे नाम देना मुश्किल था। रोते रोते उसने घुटनों को सीने से लगा लिया। आवाज़ अब और भी धीमी हो गई थी, जैसे कमरे की दीवारें भी उसकी कमज़ोरी को देख रही हो। दादी, अब खाओ, उसने टूटते हुए स्वर में कहा। आई मिस यू। कब आओगी आप? उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें जल रही थी। आपके बिना आपकी रिया सच में अकेली हो गई है। ये कहते हुए उसने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में रिया का दर्द बहुत तेज़ आवाज़ में रो रहा था। 2 दिन बाद सूरज की हल्की धूप में भी हल्दी वाले हॉल की रौनक अलग ही थी। हॉल की दीवारों पर पीली और हल्की नारंगी रंग की सजावट फैली थी, जैसे हर कोना धूप की मिठास से अपने अंदर समेटे हो। चारों ओर फूलों की खुशबू और हल्की हल्की मसालेदार महक हवा में घुल रही थी। सजावट में खास ध्यान नहीं रखा गया था। दीवारों पर बड़े बड़े फूल के गार्लैंड्स लटकाए गए थे, जो हल्की हवा में धीरे धीरे शिवर कर रहे थे। बीच में एक बड़ा सा लो वुडन पेस्टल रखा हुआ था, जहाँ हल्दी की रस्म होगी। उसके चारों ओर रंग बिरंगे कुशन्स और ट्रेडिशनल पीले दुपट्टे फैले हुए थे। छोटे छोटे दिए रखे थे, जिसकी मध्यम रोशनी अभी तक लंच के बाद की सॉफ्टनेस में ग्लो कर रही थी। साइड टेबल पर गोल्डन और कॉपर के ट्रे रखे गए थे, कुछ में हल्दी और चंदन का पेस्ट, कुछ में गुलाब की पंखुड़ियाँ और कुछ में ट्रेडिशनल स्वीट्स और स्नैक्स। हल्दी की हल्की सी पाउडर की खुशबू हवा में घुली थी और उसे देखते ही हर कोई ऑटोमेटिकली हल्दी, एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन में आ गया। हॉल के एक कोने में फोटोग्राफर्स के छोटे छोटे सेटअप लगे थे। सॉफ्ट लाइटनिंग्स, बैकड्रॉप्स और प्रॉप्स रेडी थे, ताकि हर कैंडिडेट मोमेंट कैप्चर किया जा सके। म्यूज़िक सिस्टम भी चेक किया गया था। बैकग्राउंड में सिर्फ हल्की इंस्ट्रूमेंटल ट्यून्स बजेंगी, जिससे माहौल इंटीमेट और ट्रेडिशनल लगने लगे। बाहर के लॉन में हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी और कलरफुल ड्रेप्स धीरे धीरे हिल रही थी। फूलों की गार्लैंड्स, गोल्डन बेल्स और हल्के शिमर वाले हैंगिंग पूरे हॉल में वाइब्रेंसी जोड़ रहे थे। छोटे छोटे सिटिंग अरेंजमेंट्स रेडी थे, पर हर गेस्ट पर्सनलाइज टच दिया गया था। पीले, हल्के और अरेंज्ड वाइट रंग के कुशन्स और फ्लोरल मैट्स, ट्रेडिशनल वुडन स्टूल्स और ब्रास प्लेट्स के साथ। हॉल के एंट्रेंस पर एक वेलकम साइन लिखा था, शुभ हल्दी ऑफ जन्नत एंड अयान, गोल्डन लेटर्स में फ्रेश मैरीगोल्ड फूलों से घिरा था। हवा में हल्की हल्की पाउडर की स्मेल, फूलों की फ्रेशनेस और स्वीटनेस की स्वीटनेस, तीनों मिलकर एटमॉस्फेयर को ऑलमोस्ट मैजिकल बना रहे थे। हर चीज़ रेडी थी, बस अभी मेहमानों और दुल्हन के आने का इंतज़ार था। धीरे धीरे हॉल में हलचल बढ़ने लगी। एक एक करके मेहमान आने लगे, कोई पीले कुर्ते में, कोई हल्के ऑरेंज दुपट्टे में, तो कोई फ्लोरल साड़ियों में। हंसी की आवाज़ें, पायल की छनक, बच्चों की शरारती दौड़, सब मिलकर हॉल को जिंदा कर रहे थे। रिश्तेदार एक दूसरे को गले लगा रहे थे, कैमरे क्लिक हो रहे थे और हर चेहरे पर हल्दी की रस्म वाली हल्की सी एक्साइटमेंट थी। थोड़ी ही देर में दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई। अयान ट्रेडिशनल ऑफ वाइट कुर्ता पायजामा में था, जिस पर हल्का सा गोल्डन वर्क था। दुपट्टा कंधे पर सलीके से रखा हुआ था, चेहरा शांत, पर आंखों में वही गहरी सोच। उसके साथ जन्नत थी, हल्की येलो लहंगे में, हल्का गोटा पट्टी का काम, बालों में गजरा और चेहरे पर सॉफ्ट स्माइल।
वो दोनों साथ चल रहे थे और पेस्टल के साथ पास आकर पास पास बैठ गए। तालियों की आवाज़ गूंजी। अयान की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब हल्दी की रस्म शुरू कर लेते हैं। तभी अयान ने हल्के से उनका हाथ रोक दिया। आवाज़ शांत थी लेकिन साफ। अभी नहीं माँ। उसकी नज़रें उस पर टिक गईं। अभी कुछ खास मेहमान आने बाकी हैं। जन्नत ने उसकी तरफ देखा, थोड़ी हैरानी, थोड़ी समझ। माँ ने कुछ पल सोचा, फिर सर हिला दिया। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। कुछ मिनटों बाद हॉल के एंट्रेंस पर हलचल हुई। रिया आ गई थी। वो हल्के पेस्टल ग्रीन साड़ी पहने हुए थी, जिस पर सिल्वर थ्रेड का बेहद बारीक काम था। न बहुत बारीक, न बहुत सादा, बस एक सॉफ्ट एलिगेंस। स्लीवलेस ब्लाउज, बाल साइड पार्ट में हल्की वेव्स में खुले थे। कानों में चांदी के झुमके, हाथों में पतली चूड़ियाँ। मेकअप मिनिमल था, लेकिन आंखों की गहराई सब कह रही थी। जैसे ही उसकी नज़र अयान पर पड़ी, दिल जोर से धड़का, और जैसे ही अयान ने उसे देखा, उसके होठों पर वही जानी पहचानी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी, ट्रे में रखी हल्दी की कटोरी के पास रुकी। उंगलियां हल्की सी कांप रही थी। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि सांस संभालना मुश्किल हो गया। और फिर भी उसने मुस्कुराते हुए अयान के गाल पर हल्दी लगाई, बस एक हल्का सा स्पर्श। एक पल का सन्नाटा। अयान उसे लगातार देख रहा था। आंखों में ठहराव था और चेहरे पर एक सच्ची की मुस्कुराहट। हल्दी की रस्म अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लोग हंस रहे थे, तस्वीरें क्लिक कर रहे थे, कोई हल्के हल्के गाने छिड़ रहा था। लेकिन हर कोई इस खुशहाली का हिस्सा नहीं था। हॉल के एक साइड में राजवीर खड़ा था। उसकी नज़र लगातार उस पेस्टल पर टिकी हुई थी जहाँ अयान बैठा था और जहाँ रिया अभी अभी हल्दी लगाकर पीछे हटी थी। उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। जब रिया ने अयान के गाल को छुआ, तब राजवीर की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गई। जब उसने अयान के हाथों पर हल्दी लगाई, तब उसके जबड़े कस गए। वो कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि वो बेचैनी थी, जो तब होती है जब सच सामने होता है और फिर भी कुछ किया नहीं जा सकता। ये हल्दी है या कोई अधूरी कहानी? वो खुद में ही बदबदाया। आवाज़ इतनी धीमी थी कि सिर्फ उसका दिल सुन सकता था। उसने एक नज़र रिया पर डाली। उसकी मुस्कुराहट ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। राजवीर ने गहरी सांस ली और नज़रें फेर ली। रिया ने उसके हाथ थामे। उंगलियां कांप रही थी, लेकिन हाथ नहीं रुके। उसने हल्दी उसके दोनों हाथों पर लगाई। शुभ हो, उसने धीमे से कहा। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। फिर जन्नत की तरफ रिया मुड़ी, उसी सलीके से गाल और हाथों पर हल्दी लगाई। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, रिया ने कहा। जन्नत ने सॉफ्ट से स्माइल के साथ जवाब दिया, तुम भी। हल्दी की खुशबू, दोनों की हल्की हंसी, कैमरों की क्लिक, सब कुछ चल रहा था। लेकिन उस पल में सबसे ज़्यादा जो महसूस हो रहा था, वो था अनकहा दर्द जो मुस्कुराहटों के पीछे छुपा था। हल्दी की रस्म अपने आखिरी मोड़ पर थी। हॉल अब पूरी तरह भर चुका था। हंसी, शोर, पीले हाथ, कैमरों की चमक। लेकिन इसी भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे थे जिनके अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। राजवीर हॉल के एक कोने में खड़ा था। उसकी नज़र पेस्टल पर बैठी जन्नत पर टिकी थी। जन्नत पीली हल्दी में रंगी हुई, चेहरे पर सुकून था। आसपास रिश्तेदारों की हंसी, वो हर किसी से बात कर रही थी, मुस्कुरा रही थी और सच में खुश भी लग रही थी। राजवीर की उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गई। उसने एक पल के लिए आंखों में देखा। गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा, पर उससे भी ज़्यादा था बेबसी। वो कुछ कहना चाहता था, कुछ रोकना चाहता था,
कुछ तोड़ देना चाहता था, लेकिन कह नहीं सकता था। उसकी नज़र अयान पर पड़ी, शांत, सब कुछ कंट्रोल में। राजवीर का जबड़ा घस गया। उसने मन ही मन कहा, क्यों क्यों मुझे बुरा लग रहा है, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम जिस मर्जी से उससे शादी करो, क्यों मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं बोलूं कि तुम सिर्फ मेरी हो। वो वहीं खड़ा रहा, गुस्से में, खामोशी में। हल्दी खत्म होने लगी, लोग उठने लगे, बातें बदलने लगी। उसी बीच अयान की नज़र रिया पर पड़ी। रिया थोड़ा दूर खड़ी थी, भीड़ में होते हुए अलग। अयान पिस्टल से उठा, उसके पास आया और बहुत नॉर्मल अंदाज में बोला, इससे कोई बड़ी बात ना हो। कल मेहंदी है और संगीत है, उसने कहा। रिया ने हल्का सा उसकी तरफ देखा। पता है। अयान की आवाज़ वही शांत थी, लेकिन शब्द सोच समझ कर बोले गए थे। जल्दी आ जाना। रिया चौंकी नहीं, बस सुनती रही। मैं चाहता हूँ, अयान ने आके कहा, कि मैं अपनी हर एक सेरेमनी अच्छे से एंजॉय करूँ। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रिया ने हल्की मुस्कान ओढ़ ली, वो मुस्कान जो अब उसकी आदत बन चुकी थी। ठीक है, उसने कहा, आ जाऊंगी। अयान ने सिर हिलाया, बस इतना ही। कोई थैंक यू नहीं, कोई इमोशनल लाइन नहीं। वो मुड़ा और वापस चला गया जन्नत की तरफ। रिया वहीं खड़ी रही, दिल भारी था, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि कुछ रिश्तों में सब कुछ महसूस किया जाता है, कहा कुछ भी नहीं जाता। और कल मेहंदी और संगीत की चमक के बीच ये अनकही बातें और भी ज़्यादा तेज़ होने वाली थी। शाम धीरे धीरे उतर चुकी थी। रिया का घर बाहर से बिल्कुल शांत लग रहा था, जैसे दिन की सारी आवाज़ें दरवाजे के बाहर छूट गई हो। उसके कमरे की खिड़की से हल्की नारंगी रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उसका लाइट जलाने का मन नहीं हुआ था। रिया अपने बेड पर बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए, सिर दीवार से टिकाए। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं, पलकें सूजी हुई थीं, जैसे रोते रोते थक गई हो, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सांसें टूट टूट कर आ रही थी। मैं यही तो चाहती थी ना, उसने खुद से कहा। आवाज़ में दरार थी कि अयान मेरी ज़िंदगी से चला जाए, दूर हो जाए हमेशा के लिए। उसने हथेली से अपना चेहरा ढक लिया। तो अब जब वो चाह रहा है, जब उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्यों ऐसा लग रहा है जैसा कुछ मुझसे छीना चाह रहा है? उसने सिर झटका, खुद को समझाने की कोशिश की। रिया, यही सही है, यही सही है। तुम स्ट्रॉन्ग हो सकती हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। रिया चौंक गई। उसने जल्दी से आंसू पहुँचे, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसे लगा माँ होगी, उसकी माँ निशा। फिर से नॉक हुई। रिया ने खुद को और अंदर समेट लिया। प्लीज़ अभी नहीं, उसने मन ही मन कहा। इस बार नॉक ज़रा तेज़ था, बार बार।
रिया का सब्र टूट गया। वो उठी, गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ी और एक झटके में दरवाज़ा खोल दिया। मॉम प्लीज़, आप मुझे अकेला। लेकिन सेंटेंस अधूरा रह गया। उसकी निगाहें सामने उठी और अगले ही पल आंखों से आंसू बह निकले। सामने उसकी दादी खड़ी थी, वैष्णवी जी। सफ़ेद साड़ी में वही सुकून भरी आंखें, वही अपनापन, उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता और ढेर सारा प्यार। दादी, उसकी आवाज़ टूट रही थी और अगले ही पल खुद को रोक नहीं पाई, सीधे दादी के सीने से जा लगी। दादी, वो बच्चों की तरह रोने लगी, खुलकर, बिना किसी रोक टोक के। वैष्णवी जी ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी हथेली रिया के बालों पर फिरने लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची? उन्होंने बहुत अरमी से पूछा। इतना क्यों रो रही है मेरी रिया? रिया ने सर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कुछ नहीं दादी। फिर अचानक उसकी आवाज़ में शिकायत खुल गई। आप बहुत दिनों बाद आई हो। उसने दादी की साड़ी पकड़कर उन्हें अंदर बुलाया। आप इतने दिन कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? आवाज़ फर्रा गई। क्या आपको मेरी याद नहीं आई? वैष्णवी जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने रिया के चेहरे को दोनों हाथों में लिया। अरे पगली, दादी कभी अपनी बच्ची को भूलती है क्या? उन्होंने रिया को फिर से सीने से लगाया। दादी तो बस इंतज़ार कर रही थी कि मेरी रिया कब मुझे बुलाएगी। रिया उनकी गोद में सिमट गई, जैसे दुनिया की सारी थकान वहीं छोड़ देना चाहती हूँ। इस कमरे में उस शाम पहली बार रिया ने खुद को अकेला महसूस नहीं किया। रिया की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दादी की गोद में सर रखे हुए थी, जैसे सारी हिम्मत पिघल कर बह रही हो। उसका लगातार कंधा कांप रहा था, सांसें टूट टूट कर आ रही थी। वैष्णवी जी ने धीरे से रिया को खुद से अलग किया, दोनों हाथों से उसके गाल थाम लिए। उसकी उंगलियां रिया के गीले गालों को छूते ही ठहर गई। क्या हुआ बच्चा? उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। कुछ हुआ है क्या? तुम इस तरह टूटी हुई क्यों लग रही हो? रिया ने तुरंत नजरें झुका ली, जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ दादी। वो कुछ पल बीच में रुकी। कोई बात नहीं है, बस आप इतने दिनों बाद मिली हो ना, इसलिए। उसने बात अधूरी छोड़ दी और ज़बरदस्ती एक हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो मुस्कान टिक नहीं पाई। वैष्णवी जी ने रिया की आंखों में देखा, सीधे, बिना पलक झपकाए। फिर बहुत शांत लेकिन पक्के लहजे में बोली, नहीं रिया, कुछ तो है। उन्होंने उसका माथा अपने माथे से लगा लिया। जब से तुम पैदा हुई हो ना, तब से मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारी हर खामोशी, हर झूठी मुस्कान को पहचानती हूँ। मुझसे कुछ मत छुपाओ बेटा, आखिर क्या हुआ है? दादी को बताओ। रिया के होंठ कांपने लगे। दादी सच में। दादी ने उसे वहीं रोक दिया। उनकी आवाज़ पहली बार सख्त हुई। अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना, तो एक पल का ठहराव तो समझ लेना तुम्हारी दादी मर चुकी है। ये शब्द सुनते ही रिया का
सब्र का बांध टूट गया। नहीं दादी, वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। ऐसा मत बोलिए प्लीज़ दादी, प्लीज़। मैं कैसे रहूँगी आपके बिना, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। उसने दादी को कसकर पकड़ लिया। जैसे छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने रोते हुए, उसकी आवाज़ अड़खड़ा रही थी, शब्द एक दूसरे में उलझ रहे थे। और फिर उसने सब कुछ बता दिया, एक एक करके, जो दिल में दबा था, जो आंखों में कैद था, जो वो किसी से कभी कह नहीं पाई, वो सब दादी को बता दिया। कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज़ थी और दादी की हथेली जो उसके सिर पर सुकून से फिर रही थी। रिया की बातें सुनते ही वैष्णवी जी का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में जो ममता थी, उसी के साथ अब गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बिना कुछ कहे रिया का हाथ थाम लिया अचपोते से। दादी, रिया को कुछ समझ नहीं आया। कहाँ चल रही हो आप? लेकिन वैष्णवी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका हाथ कसता गया, कदम तेज हो गए। रिया बस उनके साथ चलती गई। दिल घबराने लगा। दादी के चेहरे पर आज वो शक्ति थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सीधे वो निशा के कमरे के सामने रुकी। दरवाज़ा खुला। वैष्णवी जी ने रिया को अंदर ले जाकर वहाँ खड़ा कर दिया। निशा पलटी और अपनी सास को देखकर चौंक गई। मॉम, आप यहाँ कब आई? उसने हैरानी से पूछा। वैष्णवी जी ने उसकी तरफ देखा। नज़र ऐसी थी कि निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं कब आई? वैष्णवी जी की आवाज़ में तल्खी थी। ये तो बाद की बात है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। पर तुम कब आई निशा? और आते ही तुमने क्या कर दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आखिर क्या कर दिया निशा ने? और क्या जानती है दादी निशा के बारे में? क्या रिया और अयान सच में अलग हो जाएंगे? क्या अयान कर लेगा जन्नत से शादी? जानने के लिए सुनते रहिए फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब एंड अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़।